हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। आपको पता है कि आपको पहले मैं टॉपिक जो स्टार्ट करवा रखा था उसका नाम था पोल्यूशन। हम पहले एयर पोल्यूशन कर चुके हैं। एयर पोल्यूशन की सारी बातें, वायु प्रदूषण की हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन। तुम कहो कि सर वाटर पोल्यूशन आपको कब करवाया मैंने, तो ये मन में डाउट उठ सकता है बच्चों। वाटर पोल्यूशन जो जल प्रदूषण मैंने आपको करवाया था, जो आपको मैंने करवाया था ना कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी टॉपिक करवाया था, वो वाटर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। अगर वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर थर्ड वन की बात करें बच्चों, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बच्चों। सारे बच्चों क्लास के अंदर आ जाओ। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द साउंड पोल्यूशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वन लाइन के अंदर कि व्हाट इज साउंड पोल्यूशन, तो फटाफट एग्जाम के अंदर क्या बता करके आओगे? शाबाश, मुझे बताओ क्या बताओगे? व्हाट इज साउंड पोल्यूशन? सिंपल सी बात है, वातावरण में या एनवायरनमेंट में अत्यधिक यानी लार्जली स्केल पे यानी लार्जली अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड और अवांछनीय ध्वनियों का संग्रह या अवांछनीय ध्वनि ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो इसका मतलब लार्जली, अत्यधिक, अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड साउंड, और अवांछनीय मतलब अनडिजायरेबल साउंड। अवांछनीय, अनकंट्रोल्ड, लार्जली स्केल पर कोई भी साउंड जब आती है ना, तो उसके कारण जो पोल्यूशन जनरेट होता है उसको ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन का नाम दिया गया। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो। अब सिंपल सी बात क्या आती है कि सिर्फ और सिर्फ हम ना 60 डेसिबल, तुम कहो सर डेसिबल क्या होता है? डेसिबल क्या होता है? हमारी एक कॉमन मैन की जो सुनने की क्षमता, द हीरिंग, जो मैं बोलूँ कि हीरिंग कैपेसिटी जो होती है, हियर करने की कैपेसिटी यानी सुनने की क्षमता होती है, वो 60 डेसिबल होती है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक बात और कर लें बच्चों, ये हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन कंट्रोल पढ़ ली। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बारी, क्या हुआ कि व्हाट इज नॉइज, शोर है, तो तुम क्या बताओगे? तो सबसे परफेक्ट जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं वो नोट कर लो बच्चों कि शोर की जो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन क्या बनती है, वो क्या बनती है? शोर एक प्रकार का अनवांटेड साउंड है। बस तुमने ये ध्यान रखना है कि नॉइज यानी साउंड पोल्यूशन इज द अनवांटेड साउंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वन लाइन का। अनवांटेड साउंड मतलब अनचाही ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? साउंड पोल्यूशन कहा जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई? वन लाइन में क्वेश्चन मिलेगा आपको, वन लाइन में। अब हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की स्रोत की बात कर रहे हैं, द सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन, यानी स्रोत किसके? ध्वनि प्रदूषण के। सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं इसके सोर्स। एक तो होता है, पहला तो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल। हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि कहां कहां से ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बन के आते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या बन सकता है? यानी नेचुरल। सबसे पहला नेचुरल जो बनेगा वो ए हेडिंग डाल लो, क्या बनेगा? द थंडर वेव। बच्चों कहेंगे कि थंडर वेव क्या होती है? अगर मैं थंडर वेव को हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? फटाफट बताओ बच्चों, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूंगा। थंडर वेव में किसको बोल रहा हूं बच्चों? जल्दी बोलो। थंडर वेव का मतलब है कि बिजली की कड़कड़ाहट से जो शोर उत्पन्न होता है, जो नॉइज उत्पन्न होता है, वो भी एक प्रकार की, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कड़कड़ाहट। और बी ऑप्शन, बी बादलों की गड़गड़ाहट यानी थंडर
क्लाउड यानी बादलों का गर्जना, बादलों का गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट। सर ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हो आप, है ना। बादलों की गड़गड़ाहट, सिंपल, तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है बस। कि क्वेश्चन आया कि थंडर वेव इज द एग्जांपल ऑफ साउंड पोल्यूशन, इज अ नेचुरल सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स। तुम बोलो सर नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है ना। बात कर रहे हैं सी ऑप्शन में, जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, मतलब तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं, जितनी भी तेज हवाएं चलती हैं वो सारी की सारी एग्जाम्पल है, वो सारी की सारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवाएं। उसके बाद ऊंचे स्थान से गिरता जल, द वाटर फॉलिंग फ्रॉम हायर प्लेस, हायर प्लेस यानी हाई प्लेस या हाई ऑल्टीट्यूड, यानी ऊंचे स्थानों से गिरता जल भी जो होता है ना, उसके कारण जो शोर उत्पन्न होता है, गिरता जल, वो भी एग्जाम्पल है किसका, साउंड पोल्यूशन का। तो सारे एग्जाम्पल ये ऑप्शन पूछे जाते हैं, द थंडर क्लाउड, थंडर वेव, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हायर प्लेस, ऊंचे स्थानों से गिरता जल, बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों का गर्जना, ये सारे के सारे प्राकृतिक उदाहरण है, द नेचुरल सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। अगर ई ऑप्शन की बात करें तो ई ऑप्शन क्या बैठता है, अगर हम बात करें जितने भी स्ट्रॉम्स आते हैं, जितने भी आंधी और तूफान आते हैं ना, वो सारे के सारे उसके कारण जो शोर उत्पन्न होता है उसको भी एक नेचुरल कारण है किसका, साउंड पोल्यूशन का। अब ये हमने एक टाइप पढ़ा। अब सेकंड टाइप या आर्टिफिशियल सोर्स। अगर आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, वो तो आप सारे बच्चे जानते हैं। सर हमारा चीखना भी एक आर्टिफिशियल, हम चीखते हैं, चलाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, सर तो बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ाते हैं, सर तो साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, तो अनवांटेड साउंड है जी, हमें नहीं हमें अच्छे नहीं लगते, है ना। नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल जो सोर्स है ना, जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, जितने भी मोटर व्हीकल से जो पोल्यूशन जनरेट होता है, साउंड पोल्यूशन या मोटर व्हीकल नॉइज, जितना भी मोटर व्हीकल जो आप कार चलाते हो, वाहन चलाते हो ना, उससे होने वाला शोर मोटर व्हीकल। तो वायुयानों से होने वाला शोर, यानी जितने भी जेट एयरवेज उड़ते हैं, जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको, वो भी रिस्पॉन्सिबल है आर्टिफिशियल साउंड पोल्यूशन के लिए। एंड ट्रेन्स, जितनी भी रेलगाड़ियाँ होती हैं वो बहुत शोर करती हैं, तो ट्रेन्स और रेलगाड़ियों के कारण ये आर्टिफिशियल है। जितनी भी लाउड स्पीकर, सुबह सुबह लाउड स्पीकर चला के बैठ जाते हैं और काफ़ी झगड़ा होता है, बेचारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। हमारे पड़ोस में क्या है कि ना, राम जी का नाम जपा जा रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब हमारा स्कूल टाइम होता था तब वो लाउड स्पीकर ऑफ कर दिए जाते थे ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ताकि सुबह और शाम को वो चले, है ना। तो लाउड स्पीकर को भी ऑफ रखा जाता है ताकि साउंड पोल्यूशन ना हो। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सोर्स हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एक। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चों तुम लिख के ले लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का 100% आने वाला है, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। हेडिंग डाल लो, द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट बच्चों साउंड पोल्यूशन। बच्चों एक बात बताओ, तुम सारे बच्चों से पूछता हूँ, क्या मैं सैटरडे को एनवायरनमेंट साइंस की क्लास रखूँ? तो सारे बच्चे तय करके बता दो कि एनवायरनमेंट साइंस की एक कंबाइंड क्लास लेते हैं, बड़ी सारी क्लास लेते हैं, जिसमें सारे बच्चे आएंगे, BCA, BBA, BCom, BSc, BA, BEd, सारे बच्चों की कंबाइंड क्लास ले लेते हैं। ओके बच्चों, तो उनको पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम लिख लो, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की इंटेंसिटी का ना, साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। तीव्रता मतलब होता है हाई पिच या लो पिच। जैसे मान लो कि जैसे होता है लो पिच में बोलना, बहुत चीख के बोलना, एक होता है डाउन पिच में बोलना। तीव्रता को मापने की इकाई
आपको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं कि व्हाट इज इंटेंसिटी, बस आपको याद रखना है कि मापने की इकाई क्या बनेगी बच्चों, बराबर लिख लो डेसिबल, डीबी से डिनोट करते हैं, इट इज डेसिबल, क्या डेसिबल, डेसिबल। ओके, तो ये एग्जाम क्वेश्चन आता होता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई बताइए, तो तुम क्या बताओगे, डेसिबल बताओगे। अगर सेकंड मैं बात करूं तो ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई, कि ध्वनि की आवृत्ति, अब बात चेंज होगी, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई, ध्वनि की, तो वो क्या बनेगी, माप आवृत्ति में तो होता है फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश वाला लिख लो द मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, तो मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होगी बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी की बात अलग कर रहा हूं मैं, तो वो होगी आपकी हर्ट्ज, क्या होगी, हर्ट्ज। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इंटेंसिटी क्या कोई मतलब नहीं है, कोई तुमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। एग्जाम में पेट क्वेश्चन आता है, चाहे कोई मर्जी एग्जाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, हर साल बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, आता रहता है। तो ये हमारी बात हुई हर्ट्ज वाली, तो ये 2 पॉइंट नोट हो गया बच्चों। चलूं आगे, मैं फटाफट जल्दी बोलो, शाबाश। चलूं तो थर्ड पॉइंट करने जा रहे हैं अपने कि सामान्य सुनने की क्षमता, एक किसी भी पर्सन की द जनरल हियरिंग कैपेसिटी, द जनरल हियर या हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, ऑफ ह्यूमन यानी मानव की, मानव जाति की, मानव की सुनने की सामान्य क्षमता क्या होगी, वो किस तीव्रता पे सुन सकता है, सामान्य क्षमता वो किस तीव्रता पे सुन सकता है। बड़ा हिट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो तुम लिख के आओगे 60 डेसिबल। डेसिबल क्या है, उसकी तीव्रता मापने की इकाई, तो 60 डेसिबल पर ही वो सुन सकता है। 60 डेसिबल, उसके अगर इससे ज्यादा हुआ तो उसके लिए वो शोर है, 60 डेसिबल पे वो उसके लिए मधुर ध्वनि है, मजा आ रहा है उसको, वो सॉन्ग सुन रहा है, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो 60 डेसिबल पे, जैसे 60 डेसिबल से अबव गई तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम तो कहाँ मानते हैं, हम तो इंडियन लोग हैं, हम तो फुल फटाक गाने लगा करके नाचते हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए शोर नहीं, हमारे लिए तो एंजॉय है वो, है ना, हमारे लिए तो एंजॉय है वो। 60 डेसिबल पे बात कर रहे हैं, तो ये बात मेजरमेंटली बात है। अगर WTO की बात करें, सो WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड से रिलेटेड सारे लॉ ये बनाता है। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के अंडर आती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है WTO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा, जिनेवा के अंदर है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कानून, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड कानून ये बनाता है, लॉ बनाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि ये कहता है कि डे के अंदर जो नॉर्मल जो सुनने की क्षमता होती है वो 45 डेसिबल होती है, इससे ऊपर वो नहीं सुन सकता, इससे ऊपर का शोर है वो। और नाइट में बात करूं तो 35 डेसिबल ही वो सुन सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू WTO एग्जाम के क्वेश्चन आ सकता है। चलो ये पॉइंट कंप्लीट हुए। आगे 5th पॉइंट, इंपोर्टेंट फैक्ट करवाने जो एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, वायु में यानी इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल होती है। मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वायु की ध्वनि की चाल, तो वो कितनी स्पीड से आपके पास आ रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, शाबाश, आई एम वेटिंग, जल्दी शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ क्या होती है। बिल्कुल 332 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर
ये 332 मीटर की दूरी तय करती है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा वेग होता है इसका ध्वनि का। तो 332 मीटर पर सेकंड, हिट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का आता होता है बच्चों। तो ये मैंने करवाए आपको। अब मैं आगे इफेक्ट करवाने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चों, जल्दी मैं साफ करने वाला हूँ इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर 6 पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि की गति अधिक रफ्तार से चलने वाले। अब क्या होता है कि आपको पता है कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से भी अधिक रफ्तार से, ध्वनि की चाल से भी मैक्सिमम जिसका वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम जिसकी स्पीड होती है, जो चलते हैं वो कौन होते हैं? मैक्सिमम स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। यानी ध्वनि की तीव्रता से भी अधिक रफ्तार से चलने वाले विमानों को, अधिक रफ्तार से चलने वाले मैक्सिमम स्पीड से चलने वाले जितने भी जेट एयरवेज हैं, जितने भी जेट विमान हैं, उनसे उत्पन्न जो शोर उत्पन्न होता है, उनसे उत्पन्न शोर या नॉइज को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। सोनिक बूम बड़ा हिट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता होता है कि सोनिक बूम क्या है। बच्चों को सोनिक बूम पता ही नहीं होता, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जितने भी ना आपने सुना वो जेट विमान, जेट एयरवेज, जितने भी जेट विमान उड़ते हैं ना, वो उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो तीव्रता, उसकी चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। स्पीड ऑफ साउंड से मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, है ना, मैक्सिमम स्पीड होती है। लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है कि उससे कोई ना कोई नॉइज जनरेट होता है, शोर उत्पन्न होता है। उसको नाम क्या दिएगा? सोनिक बूम। और सोनिक बूम को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, 7 पॉइंट डाल लो, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोनिक बूम को एक मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो हम किस इकाई में इसको, मात्रक में इसको मापन करें, कैसे मापन करें? तो हमारे पास एक यूनिट होती है मैक, उसको बोलते हैं मैक। हम मैक की फॉर्म में ही इसका मापन कर सकते हैं, इसका मापन किया जा सकता है। जल्दी बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि इस तरीके से हम मापन कर सकते हैं। तो ये हमारा ध्वनि प्रदूषण के इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हुए। आगे हम पढ़ेंगे कि आवर्ती के आधार पर वर्गीकरण किसका? ध्वनि प्रदूषण का। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड पोल्यूशन इन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी के बेस पर साउंड पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। साउंड के बारे में बात करेंगे, हम ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता होता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तुमने, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए हैं, ये सारे हुए। कल मैं आगे करवाऊंगा। आज लेक्चर मैंने जानबूझ के छोटा सा रखा है ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। उसके बाद कल मैं आपको लेक्चर में करवाऊंगा, इससे साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और करवाऊंगा, कुछ बातें करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा या छोटे से क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पक्का आते हैं बच्चों। तो क्लास प्रॉपरली लगाओ, क्लास को अटेंड करो, नोट्स बनाओ हाथों हाथ। तो ये आज की बातें आपको याद रखनी है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर। सारी बात तुम्हें समझ में आई बच्चों? जल्दी बोलो शाबाश शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल अपने। ओके, थैंक यू बच्चों।